देश की महिलाएं आने वाले समय के अंदर आज सड़कों पर आक्रोशित हैं। कल वोटिंग मशीन में समाजवादी पार्टी को समझ में आ जाने वाला है। क्या लगता है कि महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं करती? जो ये कहते हों कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसी मानसिकता के साथ वो क्या नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब जब चुनाव आता है विपक्ष बुर्के में छिप जाता है और इसका संदेश काफी बड़ा है। वो चाहते हैं कि अपने परिवार के लोग लड़ते रहें, जो सामान्य परिवार की महिलाएं उनको आगे बढ़ने का मौका ना मिले। हमारी स्टेट जीडीपी जो कभी सिर्फ 13 लाख करोड़ हुआ करती थी, आज 35 लाख करोड़ पर पहुंच रही है। आपने बजट की बात की। किसी व्यक्ति के मन में कोई संशय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा आज की डेट में इस प्रदेश को चला सकता है। मैम, जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, कह रही कि भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करना चाह रही है। देखिए, सरासर देश की महिलाओं की आकांक्षाओं की, उनके अधिकारों की लूट होने का काम लोकसभा के अंदर हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन 2026 सदन के पटल पर लाने का काम किया और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने ये महिला जो आकांक्षा थी, उनके अधिकार जो थे, जो लोकसभा विधानसभा के उनको मिलने चाहिए थे सीटों के आधार पर, उनकी लूट करने का काम किया है, उनके अधिकारों की डकैती डालने का काम किया है। आज आक्रोश देश की महिलाओं का सड़कों पर है और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी आक्रोश देखने का काम करेगी। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है? जिस तरीके से लगातार जो है आरक्षण को लेकर के मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण अलग दिलाने की बात कह रही है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। असंवैधानिक, संविधान की बात करने वाले, सम्मान की बात करने वाले, बिल्कुल असंवैधानिक बात की धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे देश में जब है ही नहीं, तो केवल तुष्टीकरण एक बहाना है, महिलाओं को पीछे धकेलना है। तो महिलाओं को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करेगी सो करेगी। देश की महिलाएं आने वाले समय के अंदर आज सड़कों पर आक्रोशित हैं। कल वोटिंग मशीन में समाजवादी पार्टी को समझ में आ जाने वाला है इस उत्तर प्रदेश की धरती पर कि महिलाएं क्या खेल दिखाने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे ही आरोप लगा रही है। देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संगठन के अंदर दशकों पहले 33% रिजर्वेशन बूथ से लेकर केंद्र की इकाई तक देने का काम किया है। न सिर्फ ये किया है, बल्कि अपनी योजनाओं के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बेहतरी के माध्यम से और महिलाओं की आकांक्षाओं को आसमान देने का काम करने का काम किया है मोदी योगी जी के शासन में। इसलिए उनका डाटा बताता है समाजवादी पार्टी के शासन के समय का। और जो ये कहते हों कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसी मानसिकता के साथ वो क्या नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है? महिलाओं का सम्मान, महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाएं केवल घर की चौका बेलना तक बनी रहें और असुरक्षित वातावरण में कोई उनकी क्षमता, सामर्थ्य का और भारत की विकसित भारत होने वाले की उसकी धारा के अंदर, मुख्य विकास की धारा के अंदर जो आधी आबादी है, उसकी सामर्थ्य और क्षमता का योगदान ही ना हो सके, उसकी आकांक्षाओं को पंख ही ना लग सकें, वो सीमित दायरों में सिमटी रहे, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। बिल्कुल। मैम, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं कानपुर देहात रसूलाबाद से विधायक हूँ, पूनम संखवार, और आज हम लोगों ने 33% का जो आरक्षण हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं की शक्ति के लिए और महिलाओं को मजबूत करने के लिए जो बिल पारित हुआ था उसको लागू करने के लिए विशेष सत्र 3 दिन का जो बुलाया गया, उसमें समाजवादी ने और कांग्रेस ने विरोध किया। आज उसी का नारी हम लोग सब मिल करके जवाब देने आए हैं। बिल्कुल, जो है काफ़ी आक्रोश देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे काफ़ी विधायक लोग आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अपने परिवार के लोग लड़ते रहें, जो सामान्य परिवार की महिलाएं उनको आगे बढ़ने का मौका ना मिले। आपने देखा होगा 5 अगर उन्होंने MP लड़ाई तो उनके परिवार की लड़ाई। यादव तो और भी थे बहुत सारे, लेकिन केवल उनके परिवार की चिंता करते हैं। परिवार के लिए वो लोग लड़ाई लड़ते हैं क्या? वो केवल, आप देखोगे जितनी भी पार्टियां भाजपा को छोड़कर, हमारे यहाँ बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण है उसका। हमारे यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देती है, सबका साथ सबका विकास के रूप में काम करती है, लेकिन उनके यहाँ उनके परिवार के लोग काम करते हैं। और परिवार में आप देखते हो अखिलेश यादव अध्यक्ष रहेंगे, हमेशा अध्यक्ष रहेंगे। वहाँ सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के यहाँ वही लोग अध्यक्ष रहते हैं। तो नए लोगों को कहाँ मौका देते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देती है। बिल्कुल, देख सकते हैं ये पोस्टर है। जब जब चुनाव आता है विपक्ष बुर्के में छिप जाता है और इसका संदेश काफ़ी बड़ा है। जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही, भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि महिला आरक्षण 33% महिलाओं को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन
समाजवादी पार्टी विपक्ष ने जो है काफ़ी इसका विरोध किया। विकास अगर स्पीड बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का। क्या कुछ कहना चाहिए? ये एक बहुत सौभाग्य का दिन है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। और जिस तरह से आज सारे एक्सप्रेसवे विकास की लाइफलाइन बन चुके हैं, विकास की को आगे ले जाने का साधन बन चुके हैं, उसमें ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आज इस प्रदेश में जहाँ कभी एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था, आज लगभग 12 से 14 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं, चाहे वो लिंक एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेन एक्सप्रेसवे हो। और पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण प्रदेश के किसी भी कोने में हमको जाना हो, जिस तरह की सुविधा आज एक्सप्रेसवेज़ के माध्यम से हो गई है, उससे चहुमुखी विकास प्रदेश में हो रहा है। क्या लग रहा है इस एक्सप्रेसवे बन जाने से उत्तर प्रदेश में रोज़गार के अवसर अगर बात की जाए, यातायात में स्पीड बात की जाए तो कम समय में ज़्यादा तय दूरी कर लेंगे? क्या लग रहा है? देखिए, इससे पश्चिम को तो लाभ मिलेगा ही। मुझे लगता है पश्चिम और पूरब के बीच में जो गैप था, और वो गैप सिर्फ दूरी का नहीं था, विकास का भी गैप था। हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे ज़िले हैं जो उतने अच्छे से विकसित नहीं थे, लेकिन आज उनको पश्चिम में, चाहे नोएडा हो या विभिन्न स्थान हो जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, वहाँ आवागमन में और अपने चाहे किसान हो, उनके अपनी फसल को आगे पहुंचाने में, अपने उत्पादों को आगे पहुंचाने में एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। तो इससे पूरे प्रदेश को हर तरह से हर वर्ग को लाभ मिलने जा रहा है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, क्या कमी रह जा रही थी पिछली सरकारों में? वर्तमान सरकारों ने किस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है? देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए नीतियाँ होनी ज़रूरी हैं, नीयत होनी ज़रूरी है, अच्छी नीयत, और उस सबसे बढ़कर अच्छा नेता होना ज़रूरी है। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियाँ हों, चाहे हमारी नीयत हो, और हमारा नेता, तीनों इतने बेमिसाल हैं कि ये प्रदेश जिसको कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुझे लगता है मैनेजमेंट और रिसर्च स्टूडेंट्स को इस पर स्टडी करनी चाहिए कि कोई प्रदेश इतनी अच्छी तरक्की कैसे कर सकता है। हम 2017 में सिर्फ 3.25 लाख करोड़ हमारा बजट होता था, और आज 9 वर्ष के अंदर हमने 9,09,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, पिछला 2.5 गुने से भी ज़्यादा। इतनी ग्रोथ प्रदेश तो छोड़िए, दुनिया के किसी देश में भी एक साथ नहीं होगी, और वो कंटिन्यूसली पूरे 9 साल के लिए, सिर्फ 1 साल की ग्रोथ नहीं है। हमारी स्टेट जीडीपी जो कभी सिर्फ 13 लाख करोड़ हुआ करती थी, आज 35 लाख करोड़ पर पहुंच रही है। आपने बजट की बात की, बजट को लेकर के शिवपाल यादव ने कहा था क्या आप लोग अपने घर से बजट लेकर के आते हैं क्या? ये तो जनता का पैसा है। तो ये उनको ये पूछिए कि जो आज योगी जी के पास 9 लाख करोड़ रुपए आते हैं, आपके पास 3.25 लाख करोड़ को क्यों आते थे? वो 6 लाख करोड़ रुपए किसकी जेब में जाता था? अगर जनता के रिसोर्सेज, जनता का संसाधन, और प्रदेश के पास इतने संसाधन थे कि वहाँ 9 लाख करोड़ रुपए पैदा हो सकते हैं जनता के विकास पर खर्च करने के लिए, तो आपके समय में ये क्यों नहीं आते थे? इसका मतलब ये आपके पेट में जाया करते थे। आज एक्साइज है जो आपके समय में 12,000 करोड़ रुपए आया करते थे, आज हमारी सरकार 60,000 करोड़ रुपए वसूलती है। ये 48,000 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाया करते थे? ये शिवपाल यादव जी को जवाब देना चाहिए। क्या मतलब वो पैसा कहाँ जाता था? आपको क्या लगता है? नेता, पुलिस, प्रशासन, ठेकेदार। पॉन्टी चड्डा नाम का उस समय एक वो ठेकेदार होता था शराब का। तो ये जो 48,000 करोड़ रुपए जो आज खजाने में आ रहे हैं, एक्सचेकर के पास आ रहे हैं, वो पहले उसके थ्रू सबकी जेब में जाया करते थे। तो शिवपाल यादव जी को इस विषय पर पहले बोलना चाहिए कि ये हमारे पास 9 लाख करोड़ रुपए आते हैं, आपके पास 3.5 लाख करोड़ क्यों आते थे? ये 5.5 लाख करोड़ रुपए जनता के पैसे खजाने में क्यों नहीं आते थे? 27 में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही सरकार बनाने की उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा है तीसरी बार। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी? देखिए, ये सिर्फ ये दावा नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। और जिस तरह से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये चारों चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के मन में कोई संशय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा कोई प्रदेश और भाजपा से अच्छा कोई प्रदेश आज की डेट में इस प्रदेश को चला सकता है। कोई ठाकुरवाद, जातिवाद का आरोप लगता है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ठाकुरवाद है, ठाकुर करते हैं। जब देखिए, हर व्यक्ति की जाति होती है। जब लोग महापुरुषों की जातियाँ ढूंढने लगते हैं
तो जब भी कोई अच्छा काम करेगा और जब आपके पास उसके ऊपर लगाने के लिए कोई आरोप नहीं होगा, भ्रष्टाचार का आरोप आप नहीं लगा सकते, अकर्मण्यता का आरोप नहीं लगा सकते, आप निष्क्रियता का आरोप नहीं लगा सकते, तो आपके पास क्या बचेगा? आप कुछ भी झूठ ढूंढ करके लाएंगे। विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। बल्कि देखा जाए तो मुझे लगता है मोदी जी और योगी जी ने इस प्रदेश से जातिवाद को ख़त्म कर दिया है। ये पहला अवसर है कि कोई व्यक्ति किसी की जाति नहीं देखता। आप बताइए, मोदी जी की कोई जाति देखता है? किसको जाति पता है? और अगर ऐसा है तो बनारस में उनकी जाति के कितने लोग हैं? इस देश में उनकी जाति के कितने लोग हैं? इन लोगों ने तो नेताओं के द्वारा जो जाति का एक बंधन खड़ा किया था, विकास के रास्ते में एक बहाना कि बस जाति को वोट दीजिए, मैं सबसे बड़ा डकैत हूँ पर आपकी जाति का हूँ, मुझे वोट दीजिए, उसको तोड़ा है मिथक को मोदी जी और योगी जी ने। इसलिए योगी जी ने तो कभी हर जाति को उन्होंने सम्मान दिया है और उनके लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है, उन्होंने गरीब के लिए काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।